मिडिल ईस्ट में जिस खतरे का डर था आखिरकार वो सच साबित हुआ। इजराइल ने ईरान पर हमला किया और किसी और को नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद से ही ईरानी सेना जो है पूरी तरीके से आक्रामक मुद्रा में आ गई है। न सिर्फ इजराइल बल्कि खाड़ी में मौजूद जो तमाम देश हैं वहां पर भी जो है हमले शुरू कर दिए गए हैं। पिछले 48 घंटे में कौन कौन से बड़े घटनाक्रम हुए, सबसे पहले हम आपको वो बताएंगे और फिर इसके पीछे कौन कौन से प्रॉक्सीज छिपी हैं या फिर किस तरह के जो है खतरे मंडरा रहे हैं, आपको उन तमाम घटनाक्रमों की हम खुल करके जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुवैत की। यहां पर जो है अमेरिकी दूतावास के पास जो है एक जबरदस्त धमाका हुआ है। इसको लेकर के दूतावास कर्मियों और खासतौर से आसपास रहने वाले नागरिकों के लिए एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि वो जहां पर है सुरक्षित बनकर के रहें और खास तौर से दूतावास कर्मियों के लिए एक अलर्ट जारी किया गया है कि वो दरवाजों और खिड़कियों के पास मौजूद ना रहें। ये बड़ी बात है क्योंकि ये पिछले 24 घंटे से जिस तरह से ईरान ने अपना रुख बदला है वो चारों तरफ न केवल इजराइल, इसके पूरी गल्फ कंट्रीज के अंदर तेज धमाके हो रहे हैं। आपने जिस धमाके कुवैत की बात की, यहाँ पर जोरदार धमाका हुआ। साइप्रस में ब्रिटिश एयर बेस पर यहाँ पर शाहेद ड्रोन से जबरदस्त वहां पर अटैक किया गया है और साइप्रस के प्रेसिडेंट ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि शाहेद से यहाँ पर अटैक हुआ है और इसके बाद में वहां पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। उस इलाके को पूरी तरह से खाली करने के लिए कहा गया क्योंकि ईरान की मिसाइलें कभी भी कहीं भी बरस सकती है। ईरान इसमें भयंकर राम आक्रामक रूप में यहाँ पर अपना चुका है। बात अब अबू धाबी करेंगे। यहां पर जो है फ्रांसीसी नौसेना बेस और बहरीन में ब्रिटिश नौसेना जो है निशाने पर आ गई है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जो जानकारी साझा की गई है उसके मुताबिक अबू धाबी बंदरगाह पर स्थित उनके नौसेना बेस के हैंगर को जो है ड्रोन अटैक से भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहां पर मौजूद फ्रांसीसी नौसैनिक जो है उनमें जो है काफी बड़ी कैजुअलिटी हुई है। हालांकि संख्या कितनी है या फिर कितने लोग मारे गए हैं इस बारे में अभी जानकारी को साझा नहीं किया गया है। यानी कहीं ना कहीं अब ये जो इजराइल और ईरान का द्वंद्व जो था वो कहीं ना कहीं अब वैश्विक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। गल्फ रीजन में मौजूद न सिर्फ अमेरिकी बल्कि फ्रांसीसी जो सैन्य बेस है उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। हालात चिंताजनक है क्योंकि ईरान ने जिस तरह से अटैक कर रहा है उसमें अनिश्चितताओं का ही माहौल है। किसी को पता नहीं कि कब कहां पर किस तरह से हमला यहाँ पर। खामनेई की मौत के बाद बिल्कुल पूरा ये मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया जो है वो पूरी तरह से एक युद्ध के आगोश में है। और अभी मैं बता दूं आपको अगली अपडेट में IRGC ने जो दावा किया है कि किस तरह से 3 अमेरिकी और ब्रिटिश तेल ऑयल टैंकर्स को निशाना बना दिया गया है और पूरी तरह से उनको ध्वस्त किया गया है। उनका दावा है कि बहरीन और कुवैत में भी ये ठिकानों पर सैकड़ों सैनिकों के हताहत होने की ये दावा जो है ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से किया जा रहा है। इसके बाद एक बड़ी अपडेट है कुवैत से, जहां पर अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 क्रैश हुआ है। इसको लेकर के 2 तरह के दावे आ रहे हैं। पहला दावा यह है कि इसको जो है ईरानी स्ट्राइक में मार गिराया गया है। दूसरा दावा यह है कि कुवैत के अपने ही पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की गलत पहचान की वजह से जो है अमेरिकी फाइटर जेट जो है ध्वस्त कर दिया गया। तो ये एक बड़ा दावा, लेकिन अगर वाकई में जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं, अगर ईरान ने वाकई इस तरह के बड़े जो है कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी हैं और फाइटर जेट्स को जो है ध्वस्त किए जा रहे हैं, तो आप मान करके चलिए विनीत, ये स्थितियां अब बेहद गंभीर शक्ल लेती जा रही हैं। बिल्कुल गंभीर शक्ल इसी बात है कि मार्क कार्नी के साथ में पीएम मोदी का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट अभी आया है उसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात चिंताजनक है, हम अपने लोगों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इंडियन नेवी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल की कल हाई लेवल की मीटिंग हुई है क्योंकि आप देखिए पूरा इस समय जो वैश्विक हालात हैं, आपके बगल में पड़ोसी मुल्क ले लीजिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति चल रही है। अब पूरे पश्चिम एशिया इस समय युद्ध की जद में है। दुबई हो, हर जगह जो है ईरान अटैक कर रहा है। उन सभी बेसों पे, उन सभी बेस जहां पर अमेरिकी बेस है या फिर अमेरिका की जो दोस्त देश है उसका ईरान का साफ कहना है कि जिसने भी अमेरिका की मदद की है या किसी की भी जमीन अमेरिका ने इस्तेमाल की है, हम उन सबको टारगेट करेंगे और उसके लिए यहाँ पर युद्ध बिल्कुल
ये कहिए कि भयंकर रूप अब चरम स्थिति में पहुंच सकती है। स्थिति में पहुंच गया। और इसमें जो बड़ी अपडेट है राम, वो ये है कि ब्रिटेन ने कहा है कि हम अपने खाड़ी के देशों की रक्षा करेंगे। इसके साथ फ्रांस और जर्मनी भी उनके साथ में है। तो आप ये मानिए कि यूरोप और अमेरिका, ये सारे रीजन जब इस तरह की वॉर में इन्वॉल्व है, तो फिर अब वर्ल्ड वॉर 3 में अब आप क्या कह सकते हैं कि कुछ ही देश, क्योंकि रशिया यूक्रेन का अलग आप देख रहे हैं कि वहां चल रहा, चीन ताइवान का टेंशन बिल्कुल चरम पर है, कभी भी चीन ताइवान पर अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर इजराइल, तो इस युद्ध समूचा मिडिल ईस्ट इसमें शामिल है। हाँ। क्या अच्छा विनीत, क्या आपको लगता है कि वाकई में ये जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो है अलार्म बेल है? क्या वाकई हम इसको ऐसा कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखिए, अब ये कोई दो देशों के बीच में टेंशन या संघर्ष जैसी स्थिति नहीं। अब तक क्या था कि 3 साल हो गए, देखिए रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल ही रहा है, और वो इधर आप इजराइल और गाजा को ले लीजिए तो यहां पर भी कमोबेश वही स्थिति। और अब जो कि जिसकी सबसे बड़ी ठीक है, अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा तो ना केवल ये युद्ध अमेरिका ईरान का नहीं रह जाएगा, या इजराइल अमेरिका और ईरान का नहीं रह जाएगा। और सेम वही चीज हुई। अब खाड़ी देश अपनी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि उनके लोग मारे जा रहे हैं, कुवैत में लोग मारे जा रहे हैं, बहरीन में बहुत बड़ा अटैक जो है वो ईरान ने किया है, बेस तबाह करने की बात कही, उनके रडार सिस्टम तबाह होने की बात बोली गई। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि अली खामेनेई जब तक जीवित थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान को इजराइल या अमेरिका की एक भी मिसाइल ने छूने की कोशिश भी की तो पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर भी अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद है उसको धुआं धुआं कर दिया जाएगा। अब अली खामेनेई तो नहीं रहे, लेकिन उसके बाद जो है क्या IRGC अब उनके इस वचन को निभाती हुई दिखाई दे रही है? और जिस तरीके से खाड़ी के तमाम देशों पर एक के बाद एक बड़े हमले किए जा रहे हैं, और जो देश इससे अछूते रह गए हैं, वहां पर भी वो जो भयकंपित जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, वो अब एक बड़े खतरे की ओर इशारा है। हालांकि संयुक्त तौर से जो है 6 खाड़ी देशों ने मिलकर के एक साझा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान को रुक जाना चाहिए, थम जाना चाहिए, वरना ये स्थितियां बहुत गंभीर हो सकती हैं, क्योंकि जो हमले हो रहे हैं इससे वहां के आम नागरिक प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन यहां पर विनीत, सोचने वाली बात यह है कि खाड़ी के ये मुल्क जो है सीधे तौर से इस विवाद में शामिल तो नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से ईरान जो है अमेरिका का नाम लेकर के कि अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद है इसलिए हम उसको नेस्तनाबूद कर रहे हैं, क्या ये बातें जस्टिफिकेशन के लिए सही है उसकी? देखिए, जिस देश के लोग मरते हैं, जहां पर ये अटैक हो रहे हैं, मिसाइलें गिर रही है, लोग दुबई में देखिए किस तरह लोग भाग रहे, और कई रिपोर्ट से जहां पे हिंदुस्तान के लोग गए हुए दुबई, और वहां पर होटल्स रातों रात बदले चेंज किए जा रहे हैं, फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, एयर आपके सारी लोग जो जहां पर जो है वो फंसा हुआ है। तो इससे गंभीर स्थिति क्या होगी कि अब ब्रिटेन कह रहा है कि चलो हम भी अपना जो है इन्वॉल्वमेंट अमेरिका के साथ में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर देंगे। इधर ब्रिटेन अगर कूद गया, उधर फ्रांस, यूरोप कूद गया, यूरोप की कंट्रीज कूदने लगी, और फिर कहीं नाटो के देश उतर गए, तो फिर एक तरह से लेकिन यहां पर देखिए सिचुएशन क्या है, 1:all, एक के मुकाबले में सभी। क्या यह स्थिति वर्ल्ड वॉर के लिए सही है? यहां पर देखिए अब अकेला ईरान है जिसने खाड़ी के 6 मुल्कों के नाक में दम कर दिया है। यूरोप की बात करें तो फ्रांस और ब्रिटेन इससे आहत हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका के सैन्य ठिकाने जो है उड़ाए जा रहे हैं। यानी अकेला ईरान जो है इतने देशों को प्रभावित कर रहा है। दूर से तमाशा कौन देख रहा है? दूर से तमाशा देखने वालों में वो रूस है जो इस बड़े हमले से पहले अमेरिका को चेतावनी दे रहा था कि ईरान पर हमला मत करना, ईरान पर हमला किया तो इसका अंजाम बहुत गंभीर हो सकता है। यह स्टेटमेंट जो है रशिया की तरफ से आया था, लेकिन ये हमला हुआ और फिर अब स्थितियां सबके सामने हैं। और चर्चा विनीत इस बात की भी है कि क्या रशिया इसमें जो है प्रॉक्सी वॉर लड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को लेकर के उसके आरोप रहे हैं कि यूक्रेन के साथ रशिया की जो वॉर है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का बैकडोर सपोर्ट रहा है। इसी वजह से पिछले 4 सालों से यूक्रेन रशिया के साथ में युद्ध लड़ रहा है। तो क्या रशिया वाकई चाहता है कि अमेरिका जो है ईरान के साथ में युद्ध में उलझ जाए और ये युद्ध की स्थितियां बहुत लंबे समय तक चले? क्योंकि देखिए इसके पीछे वजह क्या है, थोड़ा सा मैं यहां पर दर्शकों को बता दूं। क्या है कि 2018 में जो है अमेरिका की तरफ से ईरान पर बड़े सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। प्रतिबंध इसलिए क्योंकि ईरान चोरी छिपे जो है अपने परमाणु संवर्धन पे काम कर रहा था, अपने जो है परमाणु हथियारों के निर्माण पर तथाकथित तौर से काम कर रहा था। इसलिए अमेरिका ने उसके ऊपर जो है कई तरह के प्रतिबंध थोप दिए, ये कहते हुए कि तुम जो है हमारे साथ में परमाणु संधि कर लो। लेकिन 2018 के बाद से अब तक ये पॉसिबल नहीं हो सका। तो इस लंबी अवधि में ईरान जो है इकोनॉमिकली काफी ज्यादा डैमेज हुआ है।
यहां तक कि उसकी जो तेल सप्लाई है जिससे उसके रेवेन्यू, मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है, वो भी पूरी तरीके से तबाह होने की स्थिति में थी। तो मान करके चलिए कि ईरान जो है उस संबल में नहीं है, उस अपनी शक्ति में नहीं है कि वो धन बल जुटा पाए ताकि वो दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों से मुकाबला कर सके। तो आखिर ईरान को ये शक्ति मिल कहां से रही है? बिल्कुल मिल रही है। रूस भले ही प्रॉक्सी आप का नाम नहीं कि अमेरिका को यहाँ पर उलझा हुआ है। ये दुनिया के सब देश जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ तो 2014 से लगातार नाटो के देश और यूरोप और अमेरिका लगातार डिस्टर्ब कर रहे थे रूस को। यूक्रेन को बराबर फंडिंग दी गई। जो भी बॉर्डर के रूस और यूक्रेन के जो बॉर्डर वाले इलाके थे जहां पे लोग रशियन भाषा बोलते थे, उनको टारगेट किया गया, वहां पर किलिंग्स हुई। ये सब ये पब्लिक डोमेन में चीजें हैं। इसके बाद रशिया ने जब स्ट्राइक करी तो इसका ऐसा नहीं था कि रशिया और यूक्रेन की अगर पावर कैपेबिलिटी की बात करें तो 10 दिन से ज्यादा यूक्रेन टिक नहीं सकता। रशिया क्या गया, उसको 32 देश मिलकर नाटो के पूरे देश वहां पर लड़ रहे हैं। वो वहां पर अब अकेला रूस उन देशों से लड़ रहा है। यूक्रेन तो सिर्फ एक चेहरा है, वो एक फेस है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी चीज है कि अब ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनका मोटिव, अब ये सवाल है कि दरअसल ये जो अटैक हुआ ईरान को लेकर, तो इसमें क्या ईरान पर कब्जा करने के लिए हुआ कि खामनेई को मार के सत्ता परिवर्तन करने के लिए हुआ? ये वेस्टर्न कंट्री चाहती क्या? तो सबसे बड़ा एक सवाल जो मेरे जहन में और जो तमाम रिपोर्ट्स और लोगों से बात करके सामने आती राम, वो ये स्थिति है कि अमेरिका एक चाहता है कि किसी भी तरह मिडिल ईस्ट में उसका एक खास बैठे। मिडिल ईस्ट में केवल एक देश राज करे, वो है इजराइल। इजराइल को किसी भी तरह इतना पावरफुल बना दो और इस मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया के पूरे रीजन को कि यहां पर कोई कुछ भी उसकी इजाजत के बिना परिंदा पर ना मार सके। उसका सबसे बड़ा मोटिव था कि उसकी राह में, इस एजेंडे में, इस पूरे ऑपरेशन में रोड़ा था ईरान। क्यों? ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद में खामनेई की जो सत्ता आई और उसके बाद में अमेरिका की सारा जितना भी वहां पर बिजनेस था, ऑयल को लेकर था, जब रजा पहलवी की सरकार में जो चीजें थी वो सब खत्म कर दी उसने। वो एक अपनी तरीके से चलने लगे। इसके बाद में जो न्यूक्लियर डील जो 2018 का जिसका आपने जिक्र किया, देखिए वही न्यूक्लियर डील करने वाले ट्रंप ही थे और उसी न्यूक्लियर डील को खत्म करने वाले भी ट्रंप थे। अब उनको ये समझ में आ गया था कि अब इसको बिना उजाड़े, बिना खत्म किए हम अपने मकसद में कामयाब और काम नहीं हो पाएंगे। और इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले तक तो ईरान जो है अमेरिका का बड़ा परमृत हुआ करता था, और न सिर्फ अमेरिका का बल्कि इजराइल का भी बहुत पक्का दोस्त हुआ करता था। वेस्टर्न कल्चर था। बिल्कुल तस्वीर देखते हैं ईरान की, अगर पहले की इस्लामिक रिवॉल्यूशन की देखें तो कितना बड़े फुटबॉल लड़कियों को बीचेस में वहां पर देखा गया है, उनके शॉर्ट ड्रेसेस में देखा गया है। तो ये वहां कल्चर हुआ करता है। लेकिन इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ये तस्वीरें बिल्कुल बदल गई। अमेरिका का पूरा आधिपत्य वहां से खत्म हो गया। अब यही है कि अब किसी भी तरह इन लोगों को जितनी भी वेस्टर्न कंट्री हैं, देखिए ईस्ट बनाम वेस्ट का जो ये गेम है, इसकी कहा जाता है कि वेस्टर्न जितने भी देश हैं जो व्हाइट स्किन मैन, जिनको जो खुद को सुप्रीम मानते हैं कि इनको भैया वर्ल्ड में हमसे बड़ा कोई नहीं है, चाहे उसमें अमेरिका हो, चाहे उसमें ब्रिटेन हो, चाहे उसमें फ्रांस हो, चाहे उसमें नेटो के देश हो, ये इन सभी को सुप्रीमेसी एकजुटता है इनकी आप समझिए कि अमेरिका और ब्रिटेन इनकी अपनी इंटेलिजेंस भी साझा करते हैं। अब आप बताइए, ये दोनों अगर अपनी इंटेलिजेंस, वहां ब्रिटेन की MI6 और अमेरिका की CIA, ये अपनी जो ऑपरेशन करते हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं, इनकी सारी जो स्टडी होती है, दोनों के अधिकारी बैठते हैं उसमें। इनके एजेंडे इतने आगे नेक्स्ट 50 ईयर्स पर काम करते हैं। अभी आपको क्या लगता है अमेरिका रुक जाएगा? नेक्स्ट नंबर क्यूबा में लगाएंगे। क्यूबा कह रहा है कि हम ये भी हमारा है। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया रहा है और जो दुनिया को दर्शाते और दिखाते रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि या तो तुम हमारे साथ हो और नहीं हो तो तुम हमारे दुश्मन हो। उनका एजेंडा एकदम क्लियर है, यानी बीच का रास्ता छोड़ा ही नहीं है। तो हमारे साथ रहो या फिर हमारे दुश्मन हो। तो ईरान को लेकर के हमारे साथ नहीं, हमारे नीचे रहो। बिल्कुल। साथ नहीं देखना चाहता वो किसी को। साथ अगर देखने की कोशिश करोगे आप तो वो आपके ऊपर 200% टैरिफ लगाएंगे, ये सैंक्शन वो सैंक्शन से तुम तबाह कर दोगे। अब चूंकि आपके पास ताकत तो है, आपकी वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी है, आपके पास वर्ल्ड की नंबर 1 डिफेंस है, आपकी वर्ल्ड की नंबर 1 नेवी है, तो आप उसी ताकत के बल पर इस दुनिया को एक ही डंडे से हाँकना चाहते हो। और लेकिन वो हाँक आप कहाँ नहीं पा रहे हो? पुतिन को नहीं हाँक पा रहे हो।
क्योंकि वो कहता है तुम्हारे क्या करोगे फिर, आ जाओ, न्यूक्लियर कितने न्यूक्लियर अभी भी उससे अमेरिका से, यूएस से ज्यादा है। तो इस ये लड़ाई का जो अंत है वो अंतहीन एक वॉर है। लेकिन अगर इसमें किसी भी तरह ईरान के साथ में रशिया उतरता है, क्योंकि रशिया के उतरने के चांसेस कम है, नहीं तो फिर स्थितियां बहुत विकराल हो जाएंगी। और हालांकि जो रिपोर्ट्स हैं कि चाइना और पूरी की पूरी चीन और रशिया वो ईरान की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, और एंटी अमेरिकन लॉबी जो है वो कहीं ना कहीं संगठित हो सकती है। तो सकने वाली जो बात है वो अभी पच नहीं रही, क्योंकि अब तक यही देखा गया है कि जितने भी वॉर्स लड़ी गई हैं या फिर जिसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट रहा है, जितने भी एंटी अमेरिकन पावर्स हैं वो हमेशा साइलेंट रही हैं, या फिर जो है प्रॉक्सीज के जरिए अगर अपनी शक्ति को दिखाने की कोशिश भी करती रही हैं तो वो उतनी पावरफुल नहीं रही। अब ईरान का जो मसला है इसमें चाइना और रशिया अब तक इंटरेस्ट लेते रहे हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट सपोर्ट में या फिर प्रॉक्सीज के जरिए क्या सक्सेसफुल होने वाला है या फिर हो रहा है वो अभी संशय के घेरे में है। लेकिन जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं यही हैं कि ईरान जिस तरीके से ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल और खाड़ी के 6 मुल्कों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि खाड़ी मुल्कों में इनके भी सैन्य बेस हैं। अब इनके खिलाफ जो इनका ऑपरेशन शुरू हुआ है वो शक्ति कहां से मिल रही है? कहीं वाकई में रशिया ने सपोर्ट करना शुरू तो नहीं कर दिया है? अगर वाकई ऐसा है विनीत, तो आप मान करके चलिए ये युद्ध जो है बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि ईरान खार खाए बैठा है, अपने सुप्रीम लीडर की मौत से जो है बौखलाया हुआ है। उसकी बौखलाहट आगे और विकराल हो सकती है और गंभीर स्थिति में पहुंच सकती है। इस समय जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं वो जो है इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं, भारत की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? क्या भारत को अब सामने आना चाहिए? भारत कहता है कि हम शांति प्रिय देश हैं, तो क्या इस गतिरोध को शांत करने के लिए भारत को कदम आगे बढ़ाने चाहिए? क्या भारत को इस युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए? आप क्या सोचते हैं? मसराम, जाते जाते एक बात ये सोचने की है कि जब आरआईसी की बात जब भी होती है, रशिया, इंडिया, चाइना की, तो क्यों होती है? वो इसीलिए होती है कि ये 3 शक्तियां एक ऐसी है कि जो कि पूरे वेस्टर्न कंट्रीज पर हावी हैं हर तरीके से। वो चाहे टेक्नोलॉजी से ले लीजिए, चाहे इकोनॉमी से ले लीजिए, चाहे संख्या बल से ले लीजिए, आप चाहे आप डिफेंस के से ले लीजिए। इसीलिए कोई इन तीनों को ना एक हो पाए, इसके लिए दुनिया भर की एजेंसियां, पूरी वेस्टर्न कल्चर की एजेंसियां वो लगी रहती कि भारत उलझा रहे, इधर चाइना उलझा रहे, उधर जो है रशिया को तो उलझा के रखा है। तो ये इनका प्लान है कि अगर ये भविष्य में मुकम्मल हो गया कभी, तो इनकी सारी जो सुप्रीमेसी है वो एक झटके में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, और व्हाइट स्किन यूनिटी इसी को कहा जाता है कि मुल्क बेशक अलग अलग हैं, लेकिन वहां पर जो जीन है वो ब्रिटिश जीन है, यानी है तो सब एक ही माँ के बच्चे। तो इनकी, जैसा कि विनीत ने बताया भी, कि आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं और कई तरह के सपोर्ट्स हैं इनके। तो ये देश वो देश हैं जो आपस में एक दूसरे का सहयोग करने वाले देश हैं। ये जो है चाहते हैं कि हम दुनिया को इस नज़र से देखें, हमारी ग्लोबल सुप्रीमेसी ऐसी हो कि दुनिया के तमाम मुल्क जो है हमसे कमतर रहें, हमसे नीचे रहें। तो इस पूरे घटनाक्रम में जो अब तक की तमाम अपडेट्स थी वो हम आपको बता रहे थे, लेकिन आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं लिख करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय को भी जरूर साझा करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स। शुक्रिया।